नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ आंकड़े साझा करना चाहता हूं, कुछ नंबर्स आपके साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको चुनाव को समझना है तो आपको उस अंक गणित को समझना होगा। यह सत्य है कि चुनाव केमिस्ट्री से जीते जाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग से जीते जाते हैं, लेकिन इस बात से भी कोई इंकार नहीं कर सकता है कि चुनाव जीतने के लिए आपको वो मैजिकल नंबर्स चाहिए होते हैं, वो बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है, किसी विशेष जाति के नंबर्स चाहिए होते हैं, वो संख्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और आज की इस वीडियो में मैं पूरी पोथी लेकर आपके साथ हाजिर हुआ हूं और इस पोथी के माध्यम से समझेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के भीतर, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के लिहाज से, और इस समय उत्तर प्रदेश को लेकर जिस प्रकार से बज़ बना हुआ है, जिस प्रकार से वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रखी हैं, जिस प्रकार से वहां पर एक दल के नेता दूसरे दल में जा रहे हैं, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक तक कहा जा रहा है कि ये लोग परिणाम को भांप चुके हैं, इसलिए ये लोग सियासी अदला बदली कर रहे हैं। तो इस पूरे हेर फेर में कहीं ना कहीं जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को तोड़ने में पूरा प्रयास कर रही है ताकि उसके जातिगत वोट को साध सके, उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर आखिर क्यों चुनाव सियासत या विकास पर नहीं लड़े जाते, बल्कि लड़े जाते हैं जातिगत और धार्मिक आधार पर। तो आज की इस वीडियो में कुछ आंकड़ों की मदद से समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको आज समझाऊंगा, क्योंकि देखिए आंकड़े 100% सही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई है और जो जनगणना हुई है जनसंख्या की, वो भी 10 वर्ष 11 वर्ष पहले हुई थी। तो इसलिए ये आंकड़े 100% सही नहीं है, लेकिन हां, ये आंकड़े काफी हद तक सही होते हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1990 से पहले ब्राह्मणों और राजपूत जातियों का, यानी सवर्णों का अच्छा खासा दबदबा होता था। उस समय कई सारे ऐसे मुख्यमंत्री थे जो इस समाज से आते थे, लेकिन उसके बाद जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग था, अति पिछड़ा वर्ग था या दलित थे, इन लोगों का हस्तक्षेप बढ़ा, इस समाज का भी, इन समुदायों का भी दबदबा बढ़ने लगा। और आज केंद्र में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में केंद्र में आज पिछड़े वर्ग की जातियां आ गई हैं। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि अगर ये चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें अगर धार्मिक आधार पर वो लकीर खिंची तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को, जिसका नेतृत्व ऑब्वियस सी बात है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको सियासी लाभ होगा। लेकिन अगर यहां पर बात आ जाती है जातियों में, अगर वो लकीर जातियों में बंटकर रह जाती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कद उसमें बढ़ जाता है, उसमें क्षेत्रीय दलों का दल जो कद है वो बढ़ जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो ओबीसी समाज है, यानी पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं, उसकी जो प्रतिशत है हिस्सेदारी, वो कहीं कहीं पर 50% से ज्यादा बताई जाती है, 50% से ज्यादा बताई जाती है। लेकिन मोटे तौर पर आप समझिए कि 45 से 50% के बीच इन जातियों का वहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हिस्सेदारी है। इसमें यादव समाज, जो पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी का सपोर्टर माना जाता है, वोट माना जाता है, उनकी संख्या 11% से 13% के बीच है। अगर मैं बात करूं दोस्तों समाजवादी पार्टी की ही, तो 2007 में 72% यादवों ने इनको वोट दिया था, 72%। 2012 में यह घटकर 63% हो गया। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, कि एसपी को 2007 में 72% वोट यादवों का मिला था और उस दौर में मायावती की सरकार बनी थी।
लेकिन 2012 में इनको 63% वोट मिला और उस समय अखिलेश यादव सत्ता में आए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। बहुमत उन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन वहां पर यादवों का वोट, यादव समाज का जो वोट है वो 63% कर गिर गया था। फिर 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उस दौर में जो यादव समुदाय का वोट है, यादव समाज का जो वोट है वो 66% हो गया, यानी 2012 के मुकाबले 3% की इसमें वृद्धि हो गई। लेकिन अखिलेश यादव चुनाव हार गए और सिर्फ 47 सीटों पर ही ढेर हो गए, जबकि योगी आदित्यनाथ ने 300 से ज्यादा सीटें एनडीए ने प्राप्त की। अब बात करते हैं दोस्तों 2014 में लोकसभा चुनाव की। अगर मैं बात करूं तो 53% यादव समाज का वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। बात अब अगर मैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करूं या अभी फिलहाल मैं लोकसभा की बात करूं तो बीजेपी को यादव समाज का वोट कितना मिला था वो आप ध्यान से सुनिएगा। 2009 में बीजेपी को 6% यादव समाज का वोट मिला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में यादवों का वोट 27% हो गया था। यह आंकड़े मैं आपके सामने क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका आपको मैं कारण बताता हूं। जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बात चूंकि केंद्र में उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो कहा जाता है कि यादव समाज जो है वो प्रमुख तौर पर अखिलेश यादव का या फिर समाजवादी पार्टी का सपोर्टर माना जाता है, क्योंकि उनके अध्यक्ष यादव समाज से आते हैं। लेकिन आप लोकसभा में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यादवों ने बड़ी संख्या में, विशेष तौर पर 2014 में वोट किया बीजेपी को। अब आप इसको कह सकते हैं लहर की बात कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय चुनाव था और जब बात विधानसभा की होती है तो वहां पर मूड अलग होता है। ये बात भी सत्य है, लेकिन एक बात यह भी अखंड सत्य है कि एक जाति विशेष के तमाम वोटर्स किसी एक पार्टी को वोट नहीं करते, उसमें भी कुछ हिस्सेदारी दूसरी पार्टियों में बट जाती है। इसीलिए यह बात कहना गलत होगा कि एक समाज पूर्ण रूप से इंटैक्ट होकर एक ही पार्टी को वोट करता है, ऐसा गलत है। आइए अब एक और बात बताते हैं आपको। ये जो पिछड़ा वर्ग है इसमें 79 जातियां होती हैं, शामिल हैं। कुछ जातियों ने आवेदन भी कर रखा है, वो करीब 70 के करीब है, जिन्होंने कहा है कि हमें इसमें शामिल किया जाए पिछड़ा वर्ग में। इसमें क्या है दोस्तों, मूल रूप से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां पर यादव और गैर यादव धड़ों में ये जातियां बटी हुई हैं। 11% से 13% के बीच यादव समाज का वोट है, तो गैर यादव जो धड़े हैं उसका वोट उसमें 43%, 43% का माना जाता है। इसमें कुर्मी जाति जो कि यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति है पिछड़े वर्ग में, उनका वोट जो है वो 7.5% का होता है। इसमें लोध आते हैं 4.9%, गडरिया पाल समाज का वोट 4.4%, निषाद मल्लाह का वोट 4.3%, तेली शाहू का वोट 4%, जाट समाज का वोट 3.6%, कुम्हार और प्रजापति का वोट 3.4%, कहार कश्यप का वोट 3.3% और गुर्जर समाज का वोट 2.12% इसमें है। इसमें और भी जातियां हैं, लेकिन सबका बताना संभव नहीं है। आपको मैं कुछ और क्षेत्र वाइज बताता हूं। मैं आपको यादवों के बाद कुर्मी समाज जो है पिछड़ा वर्ग में, वो सबसे बड़ी एक हिस्सेदारी रखता है, प्रभाव रखता है। 12% तक इनकी, करीब एक प्रकार से 12 जिलों में इनका प्रभाव है, यानी यूपी के जो 12 जिले हैं उसमें 12% तक प्रभाव कुर्मी समाज का है। मौर्य और कुशवाहा जाति के जो लोग हैं उसमें 13 जिलों में सबसे ज्यादा इनका प्रभाव रहता है यूपी के। लोध बीजेपी का पारंपरिक सपोर्टर माने जाते हैं, लोध जाति के लोग, और ये 2 दर्जन जनपदों में इनकी हिस्सेदारी है, इनका प्रभाव है। मल्लाह और निषाद जो हैं, इनकी गंगा के किनारे जो जनपद स्थित हैं वहां पर 6 से 10% तक इनका प्रभाव है। राजभर समाज के जो लोग हैं, वैसे तो उत्तर प्रदेश में 2% से कम है, लेकिन पूर्वांचल के 6 जनपदों में इनका प्रभाव अच्छा खासा है। मुस्लिम समाज, अब धार्मिक अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम जो साइलेंट वोटर इस समय कंसीडर किया जा रहा है, मुस्लिमों के पास कोई रहनुमा नहीं है ऐसा कहा जाता है, तो मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी 20% की है। और पहले यह कांग्रेस का पारंपरिक वोटर माना जाता था, लेकिन फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में इसका वोट बट गया, मुस्लिम समाज का। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सवर्णों पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में सवर्णों की संख्या 23% की है
और इसमें 11% के आसपास ब्राह्मण हैं, 8% राजपूत समाज के लोग हैं, 2% कायस्थ हैं। उत्तर प्रदेश में 8 ब्राह्मण मुख्यमंत्री और 3 राजपूत समुदाय के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जो इस समय तो फिलहाल संत हैं, लेकिन उनकी जाति जो बताई जाती है, उनका असली नाम जो अजय सिंह बिष्ट है, वो जाति से राजपूत हैं। ब्राह्मणों को बसपा और सपा रिझाती आई हैं और हर जो पार्टी है वो ये चाहती है कि ब्राह्मणों का वोट उनके पक्ष में गिरे। इस कारण वो लगातार समय समय पर प्रबुद्ध सम्मेलन भी करवाती रही है। और बीएसपी को जब 2007 में उनकी सरकार बनी थी तो उस दौर में दलित और ब्राह्मणों का जो गठजोड़ था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उसने भूमिका निभाई थी, जिस कारण सत्ता प्राप्त की थी बीएसपी ने। 10 जो जिले हैं इस उत्तर प्रदेश के, वहां पर राजपूत समाज का जो वोट है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और 24 ऐसे जनपद हैं जहां पर ब्राह्मण समाज प्रभावशाली रहता है। तो इसलिए ये दोनों समाज के लोगों को भी किसी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दलितों पर आते हैं दोस्तों। आजादी के बाद कांग्रेस की पकड़ दलित समाज पर काफी ज्यादा रही, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं घटती चली गई जब क्षेत्रफल या क्षेत्रीय पार्टियां जो दलितों के नाम पर उगी, जागृत हुई, बनी, गठित हुई, जब से वो आई तब से कांग्रेस के एक प्रकार से इसमें हिस्सेदारी दलितों की वो घटी वोट शेयर में। दलित जो समाज है वो जाटव और गैर जाटव समाज में बटा है, समुदाय में बटा है। जिस प्रकार से यादव समुदाय को पिछड़े वर्ग में समाजवादी पार्टी का वोटर माना जाता है पारंपरिक, उसी प्रकार से जाटव समुदाय को माना जाता है कि ये मायावती के पक्ष में वोट करेंगे और मायावती के पास जो एक निश्चित वोट शेयर रहता है 20 से 25% का, जो कई बार 30% के करीब भी गया है, वो उनके साथ हमेशा रहता है। और सेम वे समाजवादी पार्टी का भी वोट शेयर इतना रहता है। इस बार कितना रहेगा ये नहीं पता, ये तो समय बताएगा, लेकिन 20 से 30% के बीच या 20 से 25% के बीच दोनों पार्टियों के बीच जो इनका वोट शेयर है वो हमेशा बरकरार रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लड़ाई 30% से ज्यादा की है। जो भी पार्टी 35% से ज्यादा के वोट हासिल कर लेती है उसकी पार्टी बन जाती है, उसकी सरकार बन जाती है। तो दलितों पर आते हैं तो दलित में जाटव और गैर जाटव में ये बटे हुए हैं। इसमें उपजातियां भी हैं 70 से ज्यादा। जाटव समुदाय इसमें 54% है, 16% पासी हैं, 15% बाल्मीकि हैं। और मायावती जब 1995, 2002, 7 में जब सीएम बनी, पहले अन्य पार्टियों के समर्थन से बनी, फिर उसके बाद पूर्ण बहुमत से बनी, तो उस दौर में दलितों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जाटव समुदाय का, समाज का बहुत बड़ा योगदान था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, जो कि इस समय मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी है, 24% दलितों का वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी को 18.5% का वोट मिला था। बीएसपी को 13% का वोट मिला था। यानी आप समझिए कि जिस समाज को पारंपरिक वोटर माना जाता है बीएसपी का, वो राष्ट्रीय जब स्तर के चुनाव होते हैं तो उसमें वोट करता है बीजेपी को ज्यादा, और जो बीएसपी है उसको कांग्रेस से भी कम वोट करता है। ये 2014 की बात मैं आपको बता रहा हूं। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 60% गैर जाटव जो है, गैर जाटव वो बीजेपी को वोट करते हैं, 21% जाटव बीजेपी को वोट करते हैं। 2014 में गैर जाटव की संख्या जो बीजेपी को वोट करती है वो 61% की होती है और जाटव 11% करते हैं। बसपा को 68% जाटव वोट करते हैं और 11% गैर जाटव वोट करते हैं। यानी मुख्य तौर पर बीजेपी की जो सोच है, बीजेपी का जो लक्ष्य है वो ये है कि किसी प्रकार से अति पिछड़ा जो वर्ग है और जिन्होंने उनको वोट भी किया, जो गैर यादव है 2017 में, वो इस बार भी उनके साथ आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी यादव समुदाय को, यादव समाज को यह मानकर चलती है कि उसमें से बड़ा हिस्सेदारी उनके पास नहीं आएगी। सिमिलरली दलितों में भी जाटव समाज के लोगों की ज्यादा वोट उन पर नहीं पड़ेगा, ऐसा बीजेपी मानकर चलती है। इसीलिए उसका टारगेट रहता है कि वो गैर जाटव जो जातियां हैं उनके वोट हासिल करें। अब आपको थोड़ा सा धार्मिक एंगल बताते हैं और इसमें भी थोड़ा सा जातियों का फेर है। अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के भीतर, ये सामाजिक संरचना मैं आपको समझा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के भीतर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो 21.1% है। जनजाति के लोग हालांकि बहुत कम है, 0.1% है। हिंदू ओबीसी
41.47% है। मुस्लिम ओबीसी 12.58% है। मुस्लिम सामान्य वर्ग जो है वो 5.73% है। हिंदू जो सवर्ण है, सामान्य जनरल है, उनकी संख्या 18.92% है। ईसाई 0.1% है, बहुत कम है। और सिख समुदाय के लोग, सिख समाज के लोग 0.32% है। एसपी का कोर वोट जो माना जाता है उत्तर प्रदेश में, वो माना जाता है मुस्लिम और यादव। MY फैक्टर आपने अक्सर सुना होगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये काफी ज्यादा कारगर रहता है। बीएसपी का कोर वोट माना जाता है मुस्लिम प्लस दलित। बीजेपी का कोर वोट माना जाता है सवर्ण। कांग्रेस का भी अक्सर सवर्ण, मुस्लिम, दलित ये माना जाता है। अब आखिर इसमें सेंधमारी किस प्रकार से होगी, इस पर आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब आप एक बात और समझिए दोस्तों कि 2009 में 22% ओबीसी समाज ने बीजेपी को वोट किया था। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं। 14 में 34% ओबीसी समाज ने वोट किया था, और 19 में यह बढ़कर 44% हो गया था। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं। 2017 में बीजेपी को 47% ओबीसी समाज ने वोट किया था। ओबीसी पिछड़े वर्ग की जातियों ने वोट किया था। एसपी को 29% किया था, जबकि बीएसपी को 9% किया था। यानी बीएसपी का वोट शेयर 17 में घट गया था। अब यहां पर बात होती है दोस्तों, ये तो आंकड़ों की बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टी किसी जाति के लोगों को, किसी समाज के लोगों को, किसी धर्म के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपने दल में कितना देती है, उनको किस पद पर तैनात करती है, क्या जिम्मेदारी देती है, क्या मंत्रालय देती है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनका टिकट कितना देती है, किस रेशियो में देती है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश के भीतर, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर, हम चुनाव को विकास के मुद्दे पर ही फोकस्ड नहीं रख सकते। उत्तर प्रदेश के भीतर या बिहार के भीतर या देश के भीतर भी चुनाव जातियों पर आधारित होते हैं। जो लोग हैं वो अपनी जाति के लोगों को, अपने समाज के लोगों को वोट करते हैं, भले ही वो समाज के लोगों का मसीहा बनकर ना उभरे, भले ही वो समाज के लोगों का कल्याण ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक मतदाता मतदान केंद्र में जाता है, उस पेटी के सामने, उस ईवीएम के सामने जाता है, बटन प्रेस करता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उसके समाज के लोग, उसकी जाति के लोग, उसकी बिरादरी के लोग हमेशा रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भीतर यह होता है कि अगर ये आ जाएंगे तो फिर हमारे कुछ भला हो जाएगा। वहां पर मेरिट खत्म हो जाती है, वहां पर योग्यता खत्म हो जाती है। बात सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है, निर्धारित होती है कि फला क्षेत्र में, फला गांव में इस जाति का इतना वोट है, तो हम यहां से, इस विधानसभा में इतना वोट है इस जाति का, तो हम यहां से प्रमुख तौर पर इस जाति के शख्स को प्रत्याशी बनाते हैं, ताकि यह सीट हमारे लिए सुरक्षित हो जाए। बड़ा आसान होता है दोस्तों एक जाति वर्ग को टारगेट करके वहां पर अपना प्रत्याशी खड़ा करना, और फिर उसके बाद 5 साल के लिए भूल जाना। इन दिनों जो उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं कि एक दल के नेता दूसरे दल में जा रहे हैं, कूच कर रहे हैं, तो वहां पर ये इसीलिए कूच कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस पार्टी में रहकर या तो अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन राजनेताओं ने अपने इस्तीफे दिए हैं वो कहीं ना कहीं बात कहते हैं कि इस पार्टी में या बीजेपी की तरफ से जो ये कूच हो रहा है उसमें बात लिखकर आई, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे चौहान साहब हो, दारा सिंह चौहान, सबने ये बात लिखी, चाहे विधायक हो, कि इस पार्टी ने गरीबों का, दलितों का, किसानों का, युवाओं का शोषण किया है। लेकिन इन लोगों को यह बात तब याद नहीं आई जब सत्ता की मलाई ये लोग खा रहे थे, और जब आचार संहिता लगी तो उसके बाद तुरंत इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है, रेड नहीं पड़ सकती। तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक और ये जातिगत आपको मैंने संरचना बताई आंकड़ों की मदद से। आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं वोट ही निर्धारित करता है, और इस देश में वोट जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बाहुबल के आधार पर, धन बल के आधार पर पड़ता है, परिवारवाद के आधार पर पड़ता है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, जब तक ये बदलाव समाज में नहीं आएगा, तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। हम हमेशा बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, या फिर गरीबी के मुद्दे पर, या फिर सबको बुनियादी सुविधाएं मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, शिक्षा की उच्चतम गुणवत्ता हो, इसी पर हम हर वर्ष हर चुनाव लड़ते हैं। कारण यही है क्योंकि चुनाव जब घोषणा होती है या फिर मतदान से पहले ये मुद्दे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतदान केंद्र में जाकर इंसान अपनी जाति को याद करता है। जाति की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं मैं,
जाति पर हर किसी को गर्व होना चाहिए, लेकिन जब आप अपने भाग्य के विधाता को चुन रहे हैं, जब आप इस बात में फोकस्ड हैं, जब आपके पास ये शक्ति है कि आप वोट के माध्यम से अपने राज्य की कमान, अपने क्षेत्र की कमान किसके हाथों में सौंपेंगे, उसकी ताकत आपके पास है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको उसकी मेरिट पर जाना चाहिए। और यह भी सत्य है कि हमारे देश के भीतर बड़ी आसानी के साथ मेरिट को इग्नोर कर दिया जाता है। इस देश के भीतर चुनाव आयोग जब यह कहता है कि हर पार्टी को अपने प्रत्याशियों के क्रिमिनल बैकग्राउंड को प्रदर्शित करना है, उसको विज्ञापन देना है, तो पार्टियां अपने तरीके से वो देती हैं और फिर उसमें नीचे अटैच कर देती हैं कि ये समाज सेवी हैं, बड़े अच्छे विचार के, बड़े अच्छे नेचर के, इसलिए इन पर आरोप लगा दिए गए, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इस देश के भीतर की सच्चाई हर कोई जानता है कि यहां पर जब विधानसभा के भीतर, लोकसभा के भीतर हर तीसरा दूसरा व्यक्ति आपराधिक छवि वाला बैठा हो, तो उस देश के भीतर अपराध कैसे कंट्रोल होगा, उस देश के भीतर भ्रष्टाचार कैसे कंट्रोल होगा, उस देश के भीतर ये जो मैंने पूरी पोथी आपके सामने जातियों की रखी, आखिर उससे ऊपर कब ये उठेगा। बदलाव की आवश्यकता इस समय है। एक जाति विशेष का रहनुमा कोई एक नेता नहीं हो सकता। जातियां बरसों से, सदियों से चलती आ रही है। राजनीतिक चुनाव तो अभी शुरू हुए हैं 7-7.5 बरस पहले। धर्म हजारों वर्ष पुराने हैं, जातियां तो, या ये चुनाव तो अभी शुरू हुए हैं। इसलिए समझना होगा कि ये नेता, इनके लिए बड़ा आसान होता है कि जातियों के नाम पर आपको उत्तेजित कर सकते हैं, ये जातियों के नाम पर आपको एकजुट कर सकते हैं, ये धर्म के नाम पर आपको उत्तेजित एकजुट कर सकते हैं, लेकिन विकास के नाम पर हर के हाथ खाली हैं। हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है एक सड़क बनाने का, एक एक्सप्रेसवे बनाने का, लेकिन सच्चाई यह है कि इसी उत्तर प्रदेश के भीतर मैं आपको बताऊं तो 16 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिनकी नौकरियां छिन चुकी हैं। आपको यह भी आंकड़ा देता हूं, फिर इस वीडियो का अंत करूंगा। आपको मैं बताता हूं दोस्तों कि बीते 5 सालों में सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं, लेकिन अगर चुनावी राज्यों की बात करूं तो टोटल 25,61,000 लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। यानी बढ़ने की बजाय यहां पर रोजगार ही छिन गया, लोगों का नौकरी चली गई उनकी। उत्तर प्रदेश के भीतर दिसंबर 2016 में 5,75,00,000 लोग नौकरी कर रहे थे। 2021 में घटकर 5,59,00,000 हो गया। बेरोजगारी दर लेकिन 4.83% हो गई, जो कि पहले 8% होती थी। इसका खेल आपको मैं संक्षेप में बताता हूं कि यह आंकड़ा इसलिए घटा, हालांकि नंबर्स कम हुए, नौकरी कम हुई है, लेकिन बेरोजगारी दर इसलिए घट गई क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी का डेटा जो काउंट होता है, वो काउंट होता है उस बेसिस पर कि बाजार में क्या वो योग्य युवा जाता है। और कई सारे ऐसे योग्य युवा हैं जो बाजार में नहीं जा रहे हैं और वो हताश हो गए हैं, अपने घर में बैठ के उनकी गिनती कहीं नहीं हो रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का ये उत्सव नहीं है, ये सिर्फ सत्ता हथियाने का, सत्ता को प्राप्त करने का, या तो पुनः प्राप्त करने का, या एक बार फिर से या तो उस पर बरकरार रहने का, या फिर पुनः प्राप्त रहने का एक खेल है। ना समाजवादी पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना बहुजन समाज पार्टी, ना कोई अन्य पार्टियां नेता को, जनता को संतुष्ट कर सकती है, जनता को सुविधाएं पहुंचा सकती है। सिर्फ अपने आप को सुविधाएं पहुंचाती हैं। और आप देखिए कि जब यह आंकड़ा घटा है 2016 में 6,25,00,000 लोग ऐसे थे जो नौकरी खोज रहे थे, लेकिन 2021 में दिसंबर में 5,88,00,000 लोग नौकरी सिर्फ ढूंढ रहे हैं, यानी 37 लाख लोग हताश हो चुके हैं। इन 37 लाख लोगों का क्या, उन लोगों का क्या जो अभी कुछ समय पहले शिक्षक अभ्यर्थी जो नौकरी की मांग कर रहे थे, जो एग्जाम कंडक्ट कराने की मांग कर रहे थे, जो पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे थे, उन लोगों का क्या, उन लोगों का क्या जो महंगाई पर बात कर रहे हैं, जो महंगाई से ग्रसित है, उन लोगों का क्या जो ग्रसित है बेरोजगारी से। हमारे देश में ये मुद्दे इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि इस देश में जातियां और इस देश में धर्म के आधार पर नेता बांटते हैं। और जब धर्म के नाम पर लोग बांटने शुरू कर देते हैं, जातियों के नाम पर लोग बांटना शुरू कर देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाएं और होने वाली पीड़ा, कष्ट पीछे हो जाते हैं, किल्लत पीछे छूट जाती है। उत्तर प्रदेश में यह दौर जारी है कि परिवारवाद के नाम पर जो विरोध करते हैं, वही परिवार के सदस्यों को टिकट देते हैं या शामिल करते हैं। उत्तर प्रदेश में यह बात भी शामिल है, यह बात भी सच है, किसी से ढकी छिपी नहीं है कि आपराधिक छवि वालों को टिकट दिया जाता है, आपराधिक छवि वालों को, और फिर उसका ब्यौरा दे दिया जाता है। क्या बात है इस देश की राजनीति की। राजनीति राजनीति राजनीति, उफ, ये राजनीति, इस राजनीति ने भ्रष्ट नीति कर दी है इस देश की, और लोग भी समझ नहीं रहे हैं। इसलिए मैं इतना कहूंगा कि आपके क्षेत्र में जिस विधायक ने काम किया है, जिस नेता ने काम किया है, उसी को वोट दीजिए। मेरिट के आधार पर वोट दीजिए, जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट मत दीजिए। बनने दीजिए त्रिशंकु लोकसभा या विधानसभा, पर एटलीस्ट मेरिट को ऊपर रखिए। ये जाति का आंकड़ा आपको मैंने इसलिए समझाया क्योंकि कहीं ना कहीं
यह आंकड़ा आपको जानना चाहिए। और इस देश में आप हर कोई ओपिनियन पोल देख रहे हैं, हर जगह आप देख रहे होंगे मीडिया में, तो वहां पर जातियों के आधार पर समझाया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में धर्म के आधार पर वहां पर पोलराइजेशन है, तो फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में जातियों के आधार पर होता है। तो ये सारी बड़ी जटिल प्रोसेस है, लेकिन अंततः चूंकि एक मतदाता बहुत सारी चीजें सोचकर वोट करता है, ऐसे में बहुत जटिल है, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि आपको ये समझा सकूं आंकड़ों की मदद से। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि वोट पड़ना चाहिए, वोट डालना चाहिए विकास के मुद्दे पर, जातियों के या धर्म के मुद्दे पर नहीं, पोलराइजेशन के मुद्दे पर नहीं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पर नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दुखद है कि मंडल कमंडल की राजनीति ने, या फिर जो तमाम ये हाल के दिनों में आप राजनीति देख रहे हैं जिसका स्तर नीचे गिर गया है, जिसमें मर्यादा को ताक पर रखा गया है, वहां पर जनता की बात नहीं होती, वहां पर जातियों की बात होती है। और एक बात याद रखिएगा कि हर जाति के नेता, हर धर्म के नेता इस देश में सर्वोच्च पद पर रहे हैं या किसी ना किसी पद पर रहे हैं जिसमें उनके पास शक्ति रहती है, लेकिन उनके समाज की स्थिति ठीक नहीं हुई। और आज भी इस देश के भीतर ऐसी जातियां हैं जो वाकई में बहुत दयनीय स्थिति में है। इसलिए ऐसे नेताओं का भी कोई फर्क नहीं पड़ता जो अगर उस पिछड़ी जाति से आते हैं और अपने जीवन शैली में बदलाव कर लेते हैं। आप ये हमेशा सोचिएगा कि एक नेता जो नॉमिनेशन भरता है, नामांकन पत्र भरता है, उसमें जो संपत्ति का ब्यौरा देता है, उसकी संपत्ति करोड़ों में होती है। और फिर चुनाव में जब वो जीत जाता है, जब उसको पद मिल जाता है, जब वो अगले चुनाव में आता है, तो उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन उस समाज की, उस समुदाय की जिससे वो आता है, उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। ये सोचने का विषय है। और हर कोई इस समय अपने आप को एक बड़े वर्ग का रहनुमा घोषित करने में लगा है, एक नेता को दूसरे दल में शामिल करके ये दिखाने की कोशिश में लगा है कि हमने उस समाज का वोट ले लिया। दोस्तों, आपको इन्हीं लोगों को खारिज करना है, इन्हीं लोगों को गलत साबित करना है। क्यों आप एक नेता के पीछे चले जाते हैं? क्योंकि वो एक जाति से आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो नेता उस जाति से तो आता है तो आपका पक्ष रखेगा। उदाहरण के तौर पर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब हैं तो वो बीजेपी में रहे ना, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया, तब उनको याद नहीं आया कि उनके समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, और अब वो दूसरी पार्टी में जाकर कहते हैं कि अब वहां पर हो रहा है। तो भाई साहब, 4 साढ़े 4 तक आपने क्यों मलाई खाई? या ये तमाम लोगों पर है, ये तमाम लोगों के नेताओं पर शामिल है। और जाते जाते एक बात कि इस समय समाज के जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जो हाशिए पर है, उनकी आवाज कोई नहीं बन रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और राजनीति पैसों का खेल है। हजारों करोड़ों रुपए इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार झोंके जा रहे हैं और आप देख ही रहे हैं। खैर, डिजिटल प्रचार है, कोई पार्टी संसाधन से कमी से जूझ रही है, किसी के पास अपार संसाधन है, लेकिन संसाधनों की कमी, मूलभूत सुविधाओं की कमी जनता के पास है, उसकी बात कोई नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।